नया IBM 7 हौसला है। यार खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। पाकिस्तान के शहर पेशावर में आज तालिबान ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। आतंकवादियों ने शहर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। इसके अलावा मारे गए लोगों में स्कूल के टीचर्स और उनका स्टाफ भी शामिल है। स्कूल में बंधक बच्चों और शिक्षकों को छुड़ाने के लिए सेना का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनके प्रवक्ता का कहना है कि ये नॉर्थ वजीरिस्तान में सेना की कार्रवाई का बदला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये बदला मासूम बच्चों से क्यों? शाह नाम है, मेरा नाम सैयद ताहिर अली शाह है यार। कि इतने छोटे बच्चों को कोई मारता है। मिल गया जनाजा, लेकिन यार इसको लेकर हम क्या करेंगे? जनाजे इन्होंने तैयार रखे हैं, ताबूत यार बस है ना यार, बस करो ना यार। क्या नवाज शरीफ के साथ 200 मेरे 2 भतीजे हैं, 2 एक शहीद हो गया यार। ये मेरे सारे बच्चे हैं ना यार। मुझे ये बताइए, एक माँ बाप 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहा है यार, और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। नवाज शरीफ के साथ, सदर के साथ 100 गाड़ियां फिर रही हैं यार। बस है ना यार, खुदा को मानो यार, बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। और ये वो माँ बाप हैं जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने गए, इंतजार हो रहा था कि वो वापस आएंगे, लेकिन अब वो वापस नहीं आएंगे। गम में डूबे हुए हैं तमाम लोग। हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वो तालिबान को उखाड़ फेंकने तक लड़ते रहेंगे, और इस वारदात के बाद पाकिस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। हमारी दुआएं उन खानदानों के साथ हैं जिनके बच्चे इस हादसे में शहीद हुए। अल्लाह ताला उन सब खानदानों पे अपना रहम फरमाए, उनको खैर व बरकत से हमकिनार फरमाए, और वो बच्चे जो शहीद हुए अल्लाह ताला उनको भी अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये दहशतगर्दी से इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे पाक नहीं कर दिया जाता, ये जो है ये जद्दोजहद और जंग ये जारी रहेगा। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये उस वक्त तक ये ज़रब-ए-अज़ब जारी रहेगा जब तक कि दहशतगर्दी को इस सरजमीन से ख़त्म नहीं कर दिया जाता। जो हमारी जो इरादा है उसमें कोई कमज़ोरी नहीं आएगी इस तरह के वाक़यात से। और ये मैं समझता हूँ कि पर्दे दर्जे की बुज़दिली भी है ये जुल्म के साथ साथ। शाह नाम है, मेरा नाम सैयद ताहिर अली शाह है यार। कि इतने छोटे बच्चों को कोई मारता है। मिल गया जनाजा, लेकिन यार इसको लेकर हम क्या करेंगे? जनाजे इन्होंने तैयार रखे हैं, ताबूत यार बस है ना यार, बस करो ना यार। क्या नवाज शरीफ के साथ 200 मेरे 2 भतीजे हैं, 2 एक शहीद हो गया यार। ये मेरे सारे बच्चे हैं ना यार। मुझे ये बताइए, एक माँ बाप 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहा है यार, और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। नवाज शरीफ के साथ, सदर के साथ 100 गाड़ियां फिर रही हैं यार। बस है ना यार, खुदा को मानो यार, बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। शहर पेशावर में हुए इस खौफनाक आतंकी हमले से पाकिस्तान ही नहीं सारी दुनिया दर्द में डूब गई। दोपहर को अचानक पेशावर के आर्मी स्कूल में घुसे आतंकियों ने कहर बरपा दिया। स्कूल में चौथा पीरियड चल रहा था कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। फौजी वर्दी में घुसे आतंकियों ने तकरीबन 500 बच्चों को बंधक बना लिया था। स्कूल के भीतर से आ रही गोलियों की आवाज बता रही थी कि जो बंधक हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। जो बच्चे पिछले दरवाजों से बच निकले थे उन्होंने दहशत के आलम में पूरा वाकया बयान किया। आ रहे थे 7-8 लोग थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, बंदूकें और पिस्टल हाथ में थे। हम काम कर रहे थे, 4th पीरियड स्टार्ट था, तो जैसे फायरिंग हुई तो हमें टीचर्स ने कहा कि ये तो ड्रिल स्टार्ट है, ना डरे। तो हमें पता लगा कि ड्रिल है,
तो बस अचानक से बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। उधर से आर्मी वाले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि उधर अटैक स्टार्ट हो गया। 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। फिर एक आर्मी वाले ऑफिसर आए, हमें कहे, टीचर्स और प्रिंसिपल्स को कहे कि आप जाए इन बच्चों को पीछे वाले गेट से निकाल दे। और कॉलेज में हजारों बच्चे थे, उनको उधर ऑडिटोरियम में बिठाया गया है। वो अभी नहीं निकल सकते जब तक फाइट खत्म ना हो जाए। जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई, हमारी मैम ने हमारे सर नीचे करवा के हमें एक कोने में बिठा दिया। 1 घंटे के बाद जब फायरिंग वगैरह थोड़ी हल्की हुई तो आर्मी वाले आए, हमें रेस्क्यू किया। लेकिन जैसे हम बाहर निकले तो वहाँ पे हमने देखा कि रस्तों में, कॉरिडोर्स में हमारे दोस्त शहीद पड़े थे, उनको गोलियां लगी हुई थी, किसी को 3, किसी को 4, खून उनका बहा हुआ था। मासूम बच्चों पर इस बर्बर हमले की सारी दुनिया में थू थू हो रही थी। ठीक उसी वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बेशर्म प्रवक्ता अपने बयान के साथ सामने आया। पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो न्यूज से बातचीत में मोहम्मद खोरासानी ने कहा कि हमने 6 लोगों को इस हमले के लिए भेजा है। इसमें टारगेट किलर्स और आत्मघाती हमलावर शामिल हैं। उन्हें बड़े छात्रों को मारने का आदेश है, छोटे बच्चों को मारने का नहीं। ये नॉर्थ वजीरिस्तान में सेना की कार्रवाई का बदला है। बच्चों का ये स्कूल पेशावर के मशहूर वर्साक रोड पर बिहारी कॉलोनी के नजदीक मौजूद है। दरअसल ये सेना का एस्टेब्लिशमेंट है और इस इलाके में कड़ी सुरक्षा रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल के पास एक कब्रिस्तान है और आतंकी उसी दीवार को पार कर स्कूल में घुसे। तालिबान के जानकारों की राय में ये बर्बर लोग हैं और इनके लिए बड़ों और बच्चों का फर्क नहीं है। तक के स्कूल पे हमला करने की बात है। ये एक फौजी स्कूल है जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये जो इस्लामी हदपसंदी ग्रुप्स हैं, ये कोई फ़र्क नहीं समझते बच्चे और बड़े में। इन्होंने ऐसे कई अटैक्स पहले किए हैं। मलाला यूसुफजई का तो नाम अब सभी जानते हैं। बच्चियों पे जाके बिल्कुल सीधा हमला किया गया था। तो इनसे कोई आप सोचें कि सिविलाइज्ड बिहेवियर या कॉन्डक्ट का एक्सपेक्टेशन हो तो वो तो गलत है। ये तो दशकों से यही करते चले आ रहे हैं। चंद रोज भी नहीं गुजरे हैं कि पाकिस्तान की बेटी मलाला ने भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलकर शांति का नोबेल पुरस्कार जीता। मलाला ने ये नोबेल अपने मुल्क के बच्चों को उनकी शिक्षा दीक्षा को समर्पित किया। मलाला को भी स्कूल जाने और तालीम हासिल करने के लिए ही गोली मारी गई थी। पाकिस्तान मलाला के नोबेल की खुशी मना ही रहा था कि बच्चों के इस स्कूल पर इस बर्बर हमले ने रंग में भंग डाल दिया। पाकिस्तान जिहाद का जहन्नुम बन चुका है। जावेद अख्तर, IBN 7। शांति नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें बच्चों के लिए काम करने पर ही नोबेल मिला था, उन्होंने भी इस हमले की निंदा किया। क्या कहना था उनका, सुनवाते हैं आपको। 105 बच्चे हलाक कर दिए गए। उनको में से 84-85 बच्चों को एक लाइन में खड़े करके गोली मार दी गई। ये मेरे बच्चे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने, तालिबान के लोगों ने, जिन भी आतंकवादियों ने उनको कैद करके रखा हुआ है और एक एक करके उनको गोलियों से भूना जा रहा है, वो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। वो लोग अल्लाह के दुश्मन हैं, वो लोग मजहब के दुश्मन हैं, वो इस्लाम के दुश्मन हैं। वो हमारे आपके सबके दुश्मन हैं। कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने इस हमले की निंदा की। बहरहाल अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन, साथ ही साथ GD बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमें साथ स्टूडियो में मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता शीबा असलम फहमी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, उत्तरी वजीरिस्तान में जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि उसी का बदला है। बदला एक है, लेकिन मासूमों को निशाना बनाना, ये कहाँ का जिहाद है? देखिए, ये डिपेंड करता है। अब शायद कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज लेकर के अपनी तरफ से अपना फलसफा झाड़ रहे हैं, लेकिन अगर तालिबान का फलसफा पढ़े
जिस फलसफे को पाकिस्तान में तक़वियत मिली, उन्होंने बढ़ाया उसको, उसका समर्थन किया। उनका फलसफा ये है कि इस जंग में कोई भी इनोसेंट नहीं है, ये मासूम बच्चे नहीं थे, ये भी उतने ही गुनहगार हैं जितने इनके माँ बाप या जिन लोगों के साथ ये एसोसिएट करते हैं। ये उनका फलसफा है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता और मैं मानता हूँ ये एक पागलपन का फलसफा है, लेकिन उनका एक फलसफा है और इसके लिए वो एक अपनी इस्लामी जस्टिफिकेशन भी देते हैं। कुछ स्कॉलर्स उससे एग्री करते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये ना तो इनोसेंट थे बच्चे, दे वर गिल्टी बाय एसोसिएशन। दूसरी चीज ये कि क्योंकि इन्होंने ये खुद अल्लाह की राह में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, तो इनके हाथों जो भी मरता है उसको सीधी जन्नत नसीब होती है। तो इन बच्चों को और इनके जो फैमिली वाले हैं उनको अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि इनको बच्चों को इन्होंने मारा और उनको जन्नत नसीब होगी। अब इस तरह का पागलपन जो है वो पाकिस्तान में इन्होंने इसकी तक़वियत दी, इसको बढ़ावा दिया, इसको। और देखिए अभी आप जो अपनी क्लिप दिखा रही थी, अब मुझे भी बड़ा रोना आ रहा था उस पेरेंट की बात सुनकर और जिस तरह की उसकी प्लेंटिव क्राई थी, लेकिन अभी जूता दूसरे पैर पे है। जब यही चीज आप अफगानिस्तान में करते थे या उन लोगों से करवाते थे जिन्होंने आपके बच्चों को आज मारा, या आप भारत में करते थे और यहां पर आप सैनिकों के सर काट के लेके जाते हैं, अभी भी करते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये जिहाद है और ये एक फ्रीडम फाइट है वगैरह वगैरह, तो फिर ये चीज आपके अपने मुल्क में होनी लाजमी है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आतंकवाद में आप ये डिस्टिंग्विशिंग नहीं कर सकते कि हाफिज सईद तो मदर टेरेसा है और चाहे वो 160-180 लोगों को मुंबई में मार दें और सैकड़ों और को मार दें या उनको मरवाएं, और ये जो लोग हैं जिन्होंने आज की ये बर्बरता की है, इस तरह की सैवेजरी की है, ये चलिए इस बीच सुशांत जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक और खबर आ रही है, हम दर्शकों को बता दें, मैं रोक रही हूं आपको, आपके पास आती हूं, दर्शकों को बता दें कि छठा आतंकी भी मारा गया है, ये खबर आ रही है फिलहाल वहीं से। अभी तक आपको बता दें कि एक आतंकी जिसने खुद को उड़ा लिया था, बाकी जो आतंकी थे 5 उन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और छठे आतंकी के बारे में भी खबर यही आ रही है कि उसको भी मार गिराया गया। ये ताजा अपडेट है जो कि अभी फिलहाल वहां से आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि क्या आईएसआई और सेना की शह पर पनपे आतंकी अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं? जीडी बख्शी साहब, सुशांत जी ने बड़ा वैलिड पॉइंट यहां पर उठाया है, लेकिन क्या आईएसआई और सेना की शह पर पनपे आतंकी अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं? जीडी बख्शी साहब, क्या मेरी आवाज आप सुन सकते हैं बख्शी साहब? बख्शी साहब मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है, बेशक आ रही है। बिल्कुल। देखिए, मैं कहना चाहता था कि हैवानियत की हद पार हो चुकी है पाकिस्तान में। आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आपको मासूम बच्चों और औरतों को शिकार बनाना, उनके ऊपर वार करना, खास चुन के वार करना, इससे ज्यादा बड़ी हैवानियत क्या हो सकती है। लेकिन मैं सुशांत शरीफ जी के साथ सहमत हूँ कि तालिबान को किसने खड़ा किया? पाकिस्तान के मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर साहब ने तालिबान का गठन किया। इंटीरियर मिनिस्टर थे वो मोहतरमा भुट्टो के जमाने में, और उन्होंने तालिबान को खड़ा किया। वो अभी आपको मालूम है कि कुछ ही दिन पहले वो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ट्रेनें चला रही थी लश्कर ए तोयबा की रैली के लिए, जमात उद दावा की रैली के लिए, हाफिज सईद साहब की लाहौर के अंदर। वो कराची से भर भर के लोग ला रही थी जो कि आग उगल रहे थे और बड़ी ऊल जलूल बातें कर रहे थे, और उसके फलस्वरूप फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में हमला किया। एक दिन में बेचारे 21 हिंदुस्तानी शहरी मार गिराए। तो अगर आप सांप पालना चाहते हैं, अगर आप सांपों को दूध पिलाएंगे, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सांप आपको नहीं काटेंगे। और यही बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जिन सांपों को उन्होंने इस उम्मीद में दूध पिलाया है अभी तक कि वो केवल अफगानिस्तान को काटेंगे, वो केवल हिंदुस्तानियों को काटेंगे, ईरान के लोगों को काटेंगे, अब वो खुद पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़े हैं और उन्हीं के बच्चों, मासूम बच्चों को मार रहे हैं। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ शीबा असलम फहमी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसकी बच्ची, हालांकि उसको निशाना बनाया गया था, मलाला यूसुफ से उसको निशाना बनाया गया था, लेकिन उसी को
बच्चों की और खास तौर पर लड़कियों की तालीम के लिए नोबेल मिला है। किस तरह का मैसेज आता है? एक तरफ तो आप ही की बच्ची को नोबेल मिलता है, ऊपर से आप ही तालीम ले रहे बच्चों को स्कूल में क्लासेस में जाकर इतनी बेरहमी से बांधते हैं, और बेकसूर बच्चे, उनका कोई कसूर नहीं है, जिनको पता भी नहीं है ये सब क्या हो रहा है। देखिए, ये जितनी भी घटनाएं हैं इस तरह की, तालिबान करे, बोको हराम करे, ISIS करे, इन सब को इस तरह से देखने की ज़रूरत है कि इनके पीछे का जो आइडियोलॉजिकल बेस है, जो उलेमा इनकी जहन साजी कर रहे हैं, ये खूनी जहन साजी कर रहे हैं, उनसे कब सवाल किया जाएगा? जो बॉम्बे में हमला हुआ था या जो आज का हमला है, इसमें करने वाले 7 या 8 लोग ही होते हैं, 6 लोग ही होते हैं। उनको आप जिंदा भी पकड़ लें, उनसे आप कितना, कसाब हमारे हाथ में था, उसने जो कुछ बाद में बताया। तो ये जो करते हैं फील्ड पर जाकर के, सवाल ये नहीं है कि वो कौन लोग हैं, सवाल ये है कि ये जो पूरी जहन साजी हो रही है, ये जो उलेमा जो अपने तरह का मजहब चला रहे हैं, करवाया जा रहा है, जो उनको आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जिसकी बात सलीम साहब भी कर रहे थे कि जो दर्शन है, जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, अगर हम उस पर सवाल नहीं खड़े करेंगे, अगर हम उन उलेमाओं का आइडियोलॉजिकल टेस्ट नहीं करेंगे कि ये किस तरह की का जहन साजी कर रहे हैं, तब तक हमें कोई कामयाबी ना यहाँ मिलेगी ना दुनिया में और कहीं मिलेगी। तो इस सवाल यही है कि अब उन उलेमाओं को जवाब देना होगा जिन्होंने ये जहन साजियां की हैं, खूनी जहन साजियां इस्लाम के नाम पर। बिल्कुल। सुशांत शरीफ साहब, सबसे पहले तो तालिबान के प्रति नरमी, और ISI की अक्सर देखा गया कि नरमी रही है तालिबान के प्रति, लेकिन सेना ने फिर उसके बाद तालिबान के अगेंस्ट कार्रवाई की, और उसके बाद खुद कहा अभी तालिबान ने कि ये उसी का बदला लेने के लिए कर रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि अब ISI का रोल क्या है? नहीं, देखिए, सेना की इनके साथ मेरे ख्याल एक तरीके की मुहिमजुई रही है। एक जमाने में इनको उन्होंने खड़ा भी किया, लेकिन फिर इनके साथ पिछले 5-7 साल से उनकी जंग भी चलती रही है, छोटे लेवल पर। कुछ स्वात में भी हमने देखा, साउथ वजीरिस्तान में भी देखा। ISI के कुछ ऑफिसेस थे मुल्तान में, लाहौर में, आपका इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, वहां पर हमले हुए उनके टारगेट्स पे। तो वो सारा कुछ हमने देखा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, ये बहुत इसके ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन तालिबान के खिलाफ हो रहा है। बेशक हो रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य मेरी नजर से ये नहीं है कि आप आतंकवाद को सिरे से या जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, क्योंकि अगर उद्देश्य वो होता तो फिर जो हमने लाहौर में मंजर देखा था कि हाफिज सईद जो जहर उगल रहे थे, वो नहीं होता। आप ये नहीं कर सकते कि हाफिज सईद तो जो करता है वो करे, या जैश ए मोहम्मद तो जो करता है वो करे, और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन जो भी करना चाहे वो करे, लेकिन यहां पर आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। लेकिन वो हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की युद्ध है। ये आतंकवाद के ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो वापस बरकरार करने की युद्ध है, ताकि इसको, आतंकवाद को या जिहाद को, ये दोबारा से इस्तेमाल कर सके अफगानिस्तान में भी। तभी अफगानिस्तान में ये वापस तालिबान को हुकूमत में लेकर के आने की कोशिशें कर रहे हैं, और ये भारत में भी, क्योंकि कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि ये दोबारा से आग लगाने की कोशिश जारी है इनकी। तो ये मैं नहीं मानता कि ये एक्चुअली तालिबान को खत्म करना चाहते हैं जड़ से। दूसरी चीज ये है कि जो तालिबान की जो फलसफा है, जो उनकी फिलॉसफी है, वो पाकिस्तान में बहुत डीप सीटेड हो गई है, बहुत ज्यादा फैल चुकी है। जमात इस्लामी के अमीर थे, अभी वो इलेक्शन हार गए तो बाहर निकल गए। उनसे ज्यादा बेहुदा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, मुनव्वर हसन। वो ये कहते हैं कि अगर एक लड़की रेप होती है तो उसको चुप करके घर में बैठना चाहिए, क्योंकि अगर वो दुनिया को बताएगी तो फिर उसको जिना के जुर्म में, यानी कि अडल्ट्री के जुर्म में उसको जेल में डाल देना चाहिए। इस तरह के तो इनके आलिम हैं। तो ये क्या मजहब के बारे में किसी को बताएंगे और क्या कुछ फलसफा सिखाएंगे? इस तरह के जानवर इन्होंने पाले हुए हैं, और ये इनके नेता भी हैं, ये इनके धार्मिक गुरु भी हैं। तो अब इनके क्या, इनसे बात की जाएगी? जी सुशांत, आते हैं आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान मरियम बाबर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डिप्लोमेट एडिटर हैं द न्यूज इंटरनेशनल की रावलपिंडी से, इस वक्त हमारे साथ हैं। मरियम, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, यकीन मानिए इस वक्त पाकिस्तान अकेला दुख में नहीं, हम यहाँ पर बैठे हैं, उतना ही दुख हमारे में है, उतने ही आंसू हमारी भी आंखों में आ रहे हैं यहाँ बैठे, कि आखिर क्यों इन मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान आज लहूलुहान है। जी, जिम्मेवारी तो पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने अनाउंस कर ली है, और इनका जो लीडर है
वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और वहां से ये दहशतगर्दी प्लान करवा रहा है। चंद हफ्तों पहले ही आर्मी चीफ राहिल शरीफ और वजीर आजम नवाज शरीफ ने अशरफ गनी यानी प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान से इसी पे बातचीत की थी कि ये जो तहरीक तालिबान का हेड वहां बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, वो हमारे हाथ दे दें। देखिए आज जो हम देख रहे हैं ये बड़े अरसे बाद इतना बड़ा दहशतगर्दी का कोई वाकया हुआ कि जब से फौज गई हुई है नॉर्थ वजीरिस्तान में, उसके बाद खैबर एजेंसी में, तो तवक्को तो यही थी कि कोई ना कोई अटैक तो पाकिस्तान में होगा जब तालिबान को किसी लड़ाई शुरू होगी। मगर देखा गया ये कि तालिबान कोई इतने बड़े अटैक नहीं कर रहे हैं और सबने यही समझा कि तो अभी तो तालिबान खत्म हो गए हैं और अभी वो इस काबिल नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी कर सके। मगर ये बात दुरुस्त नहीं थी, गलत हुई। जैसे आज सुबह पता लगा कि वो तो बड़े आराम से इंतजार कर रहे थे और जब उनको सॉफ्ट टारगेट मिला तो उन्होंने आज सुबह हमला किया। मरियम एक और चीज अगर आप क्लियर कर पाएं, क्योंकि वहीं से खबर इस तरह की भी आ रही थी कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि उत्तरी वजीरिस्तान में जो हमला हुआ है उसका बदला कहीं ना कहीं तालिबान लेगा और पेशावर के कैंटोनमेंट एरिया के लिए खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया था। अगर आप इसको क्लियर कर पाएं तो। देखिए इंटेलिजेंस रिपोर्टें जो होती हैं वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए, हुकूमतों के लिए वो तो चलती रहती है। इससे पहले अगर आपको याद है जब रावलपिंडी में शाह नाम है, मेरा नाम सैयद ताहिर अली शाह है यार। ये इतने छोटे बच्चों को कोई मारता है। मिल गया जनाजा, लेकिन यार इसको लेकर हम क्या करेंगे? जनाजे इन्होंने तैयार रखे हैं ताबूत। यार बस है ना यार, बस करो ना यार। क्या नवाज शरीफ के साथ 200 मेरे 2 भतीजे हैं, 2 एक शहीद हो गया यार। ये मेरे सारे बच्चे हैं ना यार। मुझे ये बताइए एक माँ बाप 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहे हैं यार और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। नवाज शरीफ के साथ, सदर के साथ 100 गाड़ियां फिर रही हैं यार। बस है ना यार, खुदा को मानो यार। सुशांत जी, आज विजय दिवस से हम जानना ही चाहेंगे किस तरीके से हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। इट वॉज अ कंप्लीट राउट फॉर द पाकिस्तान आर्मी। पूरी बुरी तरह से उनको शिकस्त हासिल हुई थी इस जंग में। आधा देश उनको हाथ धोना पड़ा उससे। और एक बड़ा लाइटनिंग सा ऑफेंसिव था जो जनरल जेकब, जनरल मानिक शाह, जनरल अरोड़ा मिल के इन सब ने वो प्लान बनाया था। पॉपुलेशन सेंटर्स को स्कर्ट करके सीधा ढाका पर इन्वेड किया था। वहां पर बांग्लादेशी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका समर्थन रहा था भारत में। तो बांग्लादेश में तो कंप्लीट स्वीप था, 90,000 सैनिक आपने वहां पर पकड़े थे। पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान रंप पाकिस्तान बचा है, इसमें भी आपकी बहुत सारी कामयाबियां थी। कश्मीर में स्पेशली ये तुर्तुक वाला जो एरिया था वहां पर आपने काफी सारी गेन्स किए थे। आपने बाकी डेजर्ट में भी बहुत सारे गेन्स किए थे, राजस्थान वाले सेक्टर में। तो पाकिस्तान एक लिहाज से उनकी कमर तोड़ दी थी आपने पाकिस्तान की फौज की। ठीक है। बख्शी साहब, लोंगोवाल में हिंदुस्तानी सेना काफी कम थी लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पर भारी पड़ गई, कैसे? देखिए, जो लोंगेवाल की जो लड़ाई है उसमें हमारी वायु शक्ति का, हवाई ताकत का बहुत बड़ा दारोमदार था। वहां पे एकदम पाकिस्तान ने अचंबा हासिल किया, एकदम उन्होंने घातक वार किया था। उनकी एक टैंक रेजिमेंट और एक ब्रिगेड का हमला था वहां पे, और सिवाय एक कंपनी और एक तार के वहां कुछ था ही नहीं उनको रोकने के लिए। लेकिन हमारे जो पंजाब के जवान थे वो पूरी रात बहादुरी से लड़े, उन्होंने उनको डिले किया और सुबह हमारी एयरफोर्स के लड़ाकू तैयारे, हमारे हंटर जहाज दनादन वहां पे उन्होंने हमले किए और पाकिस्तान के जो टैंकों को निस्तनाभूत कर दिया था।
और इसी तरह उन्होंने ये जो हमला जो सीधा जोधपुर जा सकता था उसको उन्होंने वहीं रोक दिया और तहस नहस कर दिया था। देखिए 1971 की जंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली 10 सदियों में भारतवर्ष को इतनी शानदार सैनिक जीत नहीं मिली। 14 मुबारक दिनों के अंदर हमारी जो फौजें थी वो ढाका तक पहुंच गई, दुश्मन की राजधानी पर कब्जा किया, 93,000 कैदी हमारी गिरफ्त में आए और हमने एक डिसाइसिव रिजल्ट हासिल किया क्योंकि हमने जो वहां पे जो हुकूमत थी उसको बदल दिया, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ के फेंका वहां से और बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये पहली बार है द्वितीय महायुद्ध के बाद जबकि सैन्य ताकत से, बाहुबल की ताकत से एक देश का निर्माण हुआ हो, एक देश को आजादी दिलवाई गई हो और वो भारतवर्ष की सशस्त्र सेनाओं ने वहां पे मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर हासिल किया और जो केवल 14 दिनों में जो हासिल कर लिया, इतनी बड़ी शानदार जीत, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी वायुसेना, हमारी नेवी का बहुत बड़ा योगदान था इस युद्ध के अंदर और खासकर बांग्लादेश में तो हमारी वायुसेना ने टोटल एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली थी। हमारी नेवी ने जाके पाकिस्तान की नेवी को उसके होम पोर्ट कराची में मारा, वहां पे उनका दांत खट्टे कर दिए थे जाके वार करके। और हमारी एयरफोर्स ने तो बांग्लादेश में पूर्ण रूप से एयर सुप्रीमेसी हासिल की थी और जहां पे नवाजी जो अपने नियाजी साहब थे उनका जो वहां पे हेडक्वार्टर था उस पे जाके हमला किया था, वो इतने उनके हौसले पस्त हुए कि उन्होंने वहां पे हथियार डाल दिए और 93,000 कैदी उनके हमारी गिरफ्त में आए थे। इस अचानक से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, उधर से आर्मी वाले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि उधर अटैक स्टार्ट हो गया, 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। एक हमारा भतीजा था, एक बेटा था गुलशेर जिसका नाम है, उसकी डेथ हो गई है और इन बगातों को अभी तक सुकून। आपका बच्चा पढ़ रहा था अंदर 9 में था, 9 में। नासर उसका, गुलशेर नासर उसका नाम था। रस्तों में, कॉरिडोर्स में हमारे दोस्त शहीद पड़े थे, उनको गोलियां लगी हुई थी। तकरीबन 800 स्टूडेंट्स हैं। अब्दुल्ला शाह नाम है, मेरा नाम सैयद ताहिर अली शाह है यार। कितने छोटे बच्चों को कोई मारता है। मिल गया जनाजा, लेकिन यार इसको लेकर हम क्या करेंगे। जनाजे इन्होंने तैयार रखे हैं, ताबूत यार बस है ना यार, बस करो ना यार। क्या नवाज शरीफ के साथ 200 मेरे 2 भतीजे हैं, 2, एक शहीद हो गया यार, ये मेरे सारे बच्चे हैं ना यार। मुझे ये बताइए एक माँ बाप 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहा है यार और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। नवाज शरीफ के साथ, सदर के साथ 100 गाड़ियां फिर रही हैं यार, बस है ना यार, खुदा को मानो यार, बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। बच्चों को क्यों मारा और ये दर्द जो है ये उस पिता का दर्द है जो कि इंतजार कर रहा था कि बच्चा स्कूल में पढ़ने गया वापस आएगा। मेरे ख्याल से इसके बाद हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। और आज यकीनन बार बार इनकी बात जब हम सुन रहे हैं, शायद टीवी स्क्रीन के सामने बैठे आपकी भी आंखें छलक रही होंगी, क्योंकि ये सिर्फ उनके बच्चे नहीं मरे हैं,
मासूम बच्चे हैं और बेगुनाहों का कत्ल हुआ है। बहरहाल चर्चा हम जारी रखेंगे। सुशांत सरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी हैं और शीबा असलम फहमी हमारे साथ हैं। शीबा, तालिबान का मतलब होता है विद्यार्थी, और वहां पर जब तालिबान के बारे में गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात आती है बहुत हैरान करती है। और इस तरीके से जब मासूमों का कत्ल होता है तो क्या छवि बनती है? देखिए, ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो मामला है ये बिल्कुल बेमानी मामला है। ये तहरीक तालिबान एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसी तरह जिस तरह बोको हराम है या ISIS है, और ये पावर को कैप्चर करने की आइडियोलॉजीज हैं। इनमें कहीं पर भी ये फर्क नहीं है कि ये पावर नहीं चाहते हैं, ये पावर ये जब जीत जाएंगे तो ये किसी और को दे देंगे। तो ये पावर कैप्चर करने की जो आइडियोलॉजीज हैं इनको पॉलिटिकली ही डील करना होगा। परेशानी ये है कि पाकिस्तान में लगातार सिविल सोसाइटी के ऊपर इस तरह के जो अनासिर हैं उनको तवज्जो दी गई और उनको हुक्मरानों ने, देखिए जनरल जियाउल हक ने इसकी एक शुरुआत की और ऐसे कानून बनाए, ब्लास्फेमी लॉ जैसे घटिया कानून या हुदूद ऑर्डिनेंस जैसे कानून, इस तरह के कानून बनाए और इसको मुमकिन होने दिया। तो अब सवाल यह है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, जो कि इमरान खान साहब की एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, ये सब कुछ, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। समझने की जरूरत यह है कि जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है, ये आज यहाँ कर रहे हैं, कल इनका थिएटर ऑफ एक्शन अफगानिस्तान हो सकता है या भारत हो सकता है। इसमें इस जाने की जरूरत नहीं कि कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सवाल ये है कि आइडियोलॉजिकल बेसिस और जस्टिफिकेशन कहाँ से मिलता है इन लोगों को। ये जो करने वाले होंगे ये तो बहुत जाहिल, कम उम्र बच्चों की उम्र के होंगे और इनको पता भी नहीं होगा इनसे करवाया क्या जा रहा है। इनको तो जन्नत का लालच, जन्नत की हूरों का लालच दिया गया होगा। तो जो उनके जहनों की साजी कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, इस वक्त अगर हम उनसे सवाल नहीं करते हैं तो हम कहीं पहुंचते ही नहीं है। और सारे, अब जरूरत यह है कि ये जितने भी धार्मिक पॉलिटिकल रिलीजनिस्ट हैं जो धर्म से सत्ता में आना चाहते हैं, उन सब को सवालों के घेरे में खड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, और उनसे सवाल करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद खुरासानी ने इंटरव्यू दे दिया जियो को, जियो के पत्रकार को वो मिल जाता है, एजेंसीज को नहीं मिल जाता है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो दोनों सफर कर रहे हैं, दोनों मुश्किल में हैं, उन दोनों के बीच में क्या इतना मामूली कोऑर्डिनेशन भी नहीं है? बिल्कुल। जीडी बख्शी साहब, तालिबान जिस तरीके से पाकिस्तान की जड़ों में एक तरीके से समा चुका है, क्या लगता है खत्म करना इतना आसान होगा पाकिस्तान के लिए? अरे साहब, जैसे मोहतरमा ने फरमाया, ये पाकिस्तान को रेडिकलाइज किया, पाकिस्तान की पूरी जो एकेडमिक सिलेबस है उसको चेंज किया था जियाउल हक साहब ने, मदरसे खोले थे, पूरा माइंडसेट बदल दिया, वो फौज का, वो पूरी सिविल सोसाइटी का, वहां पे उन्होंने ये जो जहर फैलाया, जिहादी जहर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि टुडे पाकिस्तान इज रीपिंग व्हाट दे सोड। जिस प्रकार के बीज उन्होंने बोए, ऐसी वो जहरीली फसल आज काट रहे हैं, क्योंकि ये फसल उनकी बोई हुई है। उन्होंने यह पूरा रेडिकलाइज किया पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक को, जिहादाइज किया पाकिस्तान की पॉलिटी में। अब्दुल अलाम मौदूदी की किताबें लेते थे, यूट्यूब में बांटते थे, अपने लेक्चरों में बोलते थे कि जो है, और वो पूरी दुनिया भर में जिहाद फैलाने का ठेका उन्होंने अपने सर लिया। अफगानिस्तान में वो रूसी फौजियों के खिलाफ लड़ने के बहाने से उन्होंने जिहादी तंजीमें रिक्रूट करनी शुरू करी। फिर जब वो वहां पे अपने मकसद में काबिल हो गए, कामयाब हो गए, तो वो जम्मू कश्मीर पे टूट पड़े। वो पंजाब में उन्होंने जो गफलत किया है इतने साल, 30 साल तो हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। लश्कर तोयबा जैसी तंजीमें, हरकतुल जिहाद इस्लामी जैसी तंजीमें। व्हेन यू इस्लामाइज योर पॉलिटी इन दिस मैनर, जब आप इस तरह से रेडिकलाइज करते हैं अपनी सोसाइटी को, तो आपको जो है उसके कमबैक के लिए, उसके बूमरैंग इफेक्ट के लिए पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। यू हैव नोबडी एल्स टू ब्लेम बट योरसेल्फ। पाकिस्तान हैज ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम। खुद वो अपनी इस हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि यही हालत उन्होंने बाकी दक्षिण एशिया के ऊपर इंपोज करने की कोशिश करी। भारतवर्ष में कोई 80,000 हमारे नागरिक शहीद हो चुके हैं 1980 से लेके आज तक। 21,000 पंजाब में, 44,000 जम्मू कश्मीर में, 15,000 बाकी शहरों में। जी बख्शी साहब, ये कोई छोटी कीमत है?
लेकिन अब पाकिस्तान को इसका मुआवजा खुद भुगतना पड़ रहा है। और शायद भुगत भी रहा है। बख्शी साहब रहिए हमारे साथ। सांप पालेंगे, मेरे ख्याल से भुगत भी रहा है। बिल्कुल सही, सांप पालेंगे तो वो आपको भी डसेगा। सुशांत सरीन साहब बिल्कुल यही बात कर रहे थे। लेकिन सरीन साहब, अब अगला सवाल तो यही है कि क्या इसको खत्म किया जा सकता है, हाँ या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे खत्म होगा तालिबान? देखिए, मैं उससे पहले जरा एक सिर्फ छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये मरियाना बाबर आकर बोल के चली गई कि ये फजलुल्लाह जो है वो अफगानिस्तान में बैठा है, तो जरा उनसे भी पूछना चाहिए था कि उन्हीं के चाचा वाचा थे ये नासिरुल्लाह बाबर जिन्होंने तालिबान खड़े किए, और उनसे ये भी पूछना चाहिए था कि मुल्ला उमर कहां पर बैठा है भाई। वो 15-13 साल से वो कहां पर बैठा है, वो भी तो आपने अपने यहां पर बिठाया हुआ है ना, क्वेटा में या कराची में। तो वो जो अफगानिस्तान में जब आप दहशतगर्दी थोपते थे तब आपको फर्क नहीं पड़ता था, तब आप जश्न मनाते थे, उनको फ्रीडम फाइटर बुलाते थे, उनको कहते थे ये फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहां पर बर्बरता से लोगों को मारा जाता था, स्कूल के बच्चों को मारा जाता था, लड़कियों के साथ दमन किया जाता था, तब इनको फिक्र नहीं हुई। बामियान के बुद्धा उड़ा दिए तब ये जश्न मना रहे थे, अब इनको रोना आ रहा है। लेकिन देखिए, जब तक यहां पर पाकिस्तान में ये मानसिकता नहीं बदलेगी, और ये जो शिवा जी कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह की इस्लामाइजेशन की पॉलिसीज फॉलो की, वो की इसलिए ताकि ये लोग सत्ता पे बरकरार रहें और अपने देश को जोड़ सके। ये फौज का ये था कि हम जितना इस्लाम थोपेंगे पाकिस्तान के ऊपर और मुसलमानों को और बड़ा मुसलमान बनाने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान उससे और ताकतवर होगा। लेकिन 30-40 साल के बाद ये बहुत क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान ताकतवर नहीं, एक फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान अगर बचना चाहता है, मुश्किल है, लेकिन हो सकता है प्रोवाइडेड वो अपना एक कंप्लीट ओवरहॉल करे। जो मुझे अभी जिस तरह की मानसिकता उस देश में आ गई है, मुझे ये एक असंभव सा टास्क लगता है। वो छोटी मोटी टैक्टिकल लेवल की चीजें करेंगे, कुछ फाइन ट्यूनिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो रेडिकल रिफॉर्म की जरूरत है पाकिस्तान में, एक मॉडरेट कोर्स पर और एक मॉडर्न कोर्स पर वापस आने के लिए, अपने आप में भी पीस विद इन एंड पीस विदाउट फलसफे में चलने के लिए, वो ना तो मेरे ख्याल उनकी मंशा है, ना उनकी नीयत है, और ना उनकी शायद सकत है। ठीक है, इस पर शिवा जी आप भी कुछ कहना चाह रही थी। मैं एक छोटे सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद तुरंत मैं आप ही के पास आऊंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। शाह नाम है मेरा, नाम सैयद ताहिर अली शाह है यार। कि इतने छोटे बच्चों को कोई मारता है। मिल गया जनाजा, लेकिन यार इसको लेकर हम क्या करेंगे? जनाजे इन्होंने तैयार रखे हैं, ताबूत यार। बस है ना यार, बस करो ना यार। क्या नवाज शरीफ के साथ 100 मेरे 2 भतीजे हैं, 2, एक शहीद हो गया यार। ये मेरे सारे बच्चे हैं ना यार। मुझे ये बताइए, एक माँ बाप 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहा है यार, और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। नवाज शरीफ के साथ, सदर के साथ 100 गाड़ियां फिर रही हैं यार। बस है ना यार, खुदा को मानो यार। बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। तो चलिए, दोनों खास मेहमान जीडी बख्शी साहब और शिवा जी हमारे साथ मौजूद है। बख्शी साहब, अब सवाल यही है कि कैसे खत्म होगा ये तालिबान, और क्या इससे पाकिस्तान की छवि खराब नहीं हो रही है? देखिए, पाकिस्तान की माफ कीजिए, क्या छवि रह गई है? रह क्या गया है उसकी छवि का? एक फेल्ड स्टेट है। सारी दुनिया में जहां भी आतंक होता है, अगर आप उसकी रूट्स ट्रेस बैक करें तो वो पाकिस्तान के जाती है। और जो मुल्ला उमर साहब, जैसे सरीन साहब कह रहे थे, मुल्ला उमर कराची के और क्वेटा के बीच में घूमते रहते हैं। आपके जलालुद्दीन हक्कानी और उसका जो बेटा है वो वहां पे आपके फाटा के इलाके के अंदर है। गुलुबुद्दीन हिकमत यार आपका नॉर्थ वेस्ट। सारे बख्शी साहब, बिल्कुल बख्शी साहब, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवा असलम फहमी जी हमारे साथ रहेंगी।